हेलो बच्चों, ये प्लांट किंगडम का वन शॉट वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी के थ्रू इस चैप्टर के हर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लांट किंगडम होता क्या है। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर रखा है और ये काम किया था 1969 में R.H. विटेकर ने। ये जो 5 किंगडम है उन्हीं में से एक किंगडम होता है प्लांटी किंगडम। तो ये जो प्लांटी किंगडम है इसी को हम प्लांट किंगडम के नाम से बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि इस प्लांटी किंगडम में कौन कौन से मेंबर आते हैं। प्लांटी किंगडम के जो मेंबर होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे और इनकी जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होगी। और साथ ही साथ में प्लांटी किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये कैरेक्टर हो गए जिसके बेसिस पर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्लांटी किंगडम के मेंबर कौन से होते हैं। अभी जो प्लांटी किंगडम है इसको भी 5 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। मतलब प्लांटी किंगडम में कौन कौन आते हैं। प्लांटी किंगडम में जो है वो एल्गी आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। अब ये जो 5 डिवीजन में प्लांट किंगडम को बांट रखा है, मतलब ये सारे के सारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके बेसिक कैरेक्टर तो सेम है। मतलब ये एक से ज्यादा सेल के बने हैं, मल्टी सेलुलर है। इनमें जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है और ये ऑटोट्रोफिक है। लेकिन साथ ही साथ में कुछ डिफरेंस भी होता है जिसकी वजह से ही प्लांट किंगडम में एक साथ आने के बाद में भी इनको अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हमें ये बता रखा है कि प्लांट किंगडम की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम के साथ में चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है? सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने और इन्होंने इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उनको 2 किंगडम में बांट दिया था। एक किंगडम उन्होंने बनाया था प्लांटी और एक किंगडम बनाया था एनिमेलिया। और उन्होंने बेसिस ये रखा था कि जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनको तो रख दे प्लांटी में और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उनको रख दो एनिमेलिया में। इसी की वजह से जो फंजाई, जो आज एक अलग किंगडम है, इस फंजाई के जो मेंबर्स हैं उनको उस टाइम कैरोलस लीनियस ने प्लांटी ग्रुप में रखा था। और साथ ही साथ में जो बैक्टीरिया होता है जिसको प्रेजेंट टाइम में मोनेरा किंगडम में रखा गया है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको भी प्लांटी ग्रुप में रखा गया है। और अभी 5 किंगडम में क्या है, फंजाई जो है उसका अलग किंगडम बना दिया गया और बैक्टीरिया जो पहले प्लांटी किंगडम में आता था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंडर, उस बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रख दिया गया। उस टाइम में कैरोलस लीनियस ने सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर इनको एक जगह रखा था। भले ही फंजाई और बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस में अमीनो एसिड की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझाया गया है कि प्लांट किंगडम की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम के साथ में चेंज हुई है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो हर चीज़ों को हमने और अच्छे से व्यू किया है। अभी जो प्लांट किंगडम है इसके भी डिवीजन के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइम पे क्लासिफिकेशन की गई। सबसे पहले जो है वो एरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, देखो प्लांट किंगडम में जितने भी मेंबर्स हैं ना उनमें से सिर्फ जो एंजियोस्पर्म है उन्हीं में फ्लावर देखने को मिलता है। इसके अलावा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनमें कोई भी इनमें फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। तो एंजियोस्पर्म जो है उसका क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन उस क्लासिफिकेशन में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही ध्यान में रखा गया, जिसकी वजह से उस क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं प्लांट के, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें तो फ्लावर रोल प्ले करता है उसको, और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनको इक्वल वेटेज दिया गया। और ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि एनवायरमेंट की वजह से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो हैं वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं। इसके बाद में क्या किया, धीरे धीरे जो है वो क्लासिफिकेशन का तरीका बदला गया और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया जिसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और ये क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने। यहाँ पर एनसीईआरटी में समझा रखा है। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या किया गया कि कुछ कैरेक्टर्स को और ज़्यादा इंक्लूड किया गया कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही हम ध्यान में नहीं रखेंगे, इंटरनल कैरेक्टर्स जो हैं, फीचर्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। और इंटरनल फीचर्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखा गया। इसके बाद में जो नया क्लासिफिकेशन आया उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें ध्यान रखा गया कि भले ही आप मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल को तो ध्यान में रख ही लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उनको भी ध्यान में रखो कि किससे किसका ओरिजिन हुआ है।
ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर हमें मान लो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं किसी के साथ में, उसमें सबसे अच्छा रोल प्ले करता है फोसिल्स। लेकिन अगर फोसिल्स अवेलेबल ना हो तो कुछ और तरीके भी हैं जिसके थ्रू जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये तरीके ये हैं कि एक तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या है कि मान लो कोई लिविंग आपको मिला, तो उस लिविंग के हर एक कैरेक्टर को आप जो है वो नंबर वाइज इसको लिख लो। ठीक है, मतलब इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। और इसमें साथ में अब एक एक नंबर को, एक एक कैरेक्टर को लिखना, हाथ से लिखना तो मुश्किल है, तो इसमें कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। इसके अलावा एक प्रोसीजर और है कि जो भी हमें लिविंग मिला उसकी अगर हम सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर कैसी है क्रोमोसोम की, बिहेवियर कैसा है क्रोमोसोम का, इनके बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तरीका है कीमोटैक्सोनोमी, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसा क्या केमिकल देखने को मिलता है, इसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि कौन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन का तरीका देखा कि किस तरीके से प्लांट किंगडम जो है उसको डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले प्लांट किंगडम में हम एल्गी की बात कर लेते हैं। देखो जो एल्गी होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट किंगडम के जितने भी मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर होंगे। प्लांट किंगडम जैसे जैसे डेवलप हुआ, हम शुरुआत से एक तरीके से बात करते हैं, तो शुरुआत में जो कहानी है वो वाटर में डेवलप हुई। जो एल्गी जो हैं वो ऐसे इस तरीके से फैली हुई स्ट्रक्चर होती है, मतलब इरेक्ट होकर के स्ट्रक्चर जो है वो इनकी कम होती है, क्योंकि इनमें वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जो है उनका डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। एल्गी जो है वो नॉर्मल अपने लेवल पर भी रह सकती है, फोटोसिंथेटिक होती है, खाना बना सकती है, लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकती है, जैसे फंजाई के साथ मिलकर के लाइकेन बनाती है। अभी जो एल्गी है वो 3 टाइप की हो सकती है। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल के थ्रू ये चीजें समझा रखी है। यहाँ देखिए, एल्गी को 3 क्लास में हम डिवाइड करते हैं और इसके 2 बेसिस हैं कि एल्गी में पिगमेंट कैसा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका कैसा कलर आ रहा है, और साथ में किस फॉर्म में एल्गी में फूड स्टोर हो रहा है। एल्गी की 3 क्लास हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी है उसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी होता है, फियोफाइसी का ब्राउन एल्गी होता है और रोडोफाइसी का रेड एल्गी होता है। ये इनके पिगमेंट के बेसिस पर है। क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर का है तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी देखने को मिलता है। फियोफाइसी जो है उसमें क्लोरोफिल ए और सी और साथ में फ्यूकोजेंटिन देखने को मिलता है। रोडोफाइसी जो है उसमें क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलता है। क्लोरोफाइसी में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। फियोफाइसी में फूड मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में स्टोर होता है। और रोडोफाइसी जो है उसमें फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सभी जो हैं वो प्लांट के मेंबर हैं, तो सभी में सेल वॉल देखने को मिलेगी। जो रोडोफाइसी होते हैं उसमें मूवमेंट के लिए कोई भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता। क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी जो हैं उनमें फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। क्लोरोफाइसी जो है उसमें 2 से 8 नंबर तक देखने को मिल सकते हैं, सारे फ्लैजिला इक्वल होंगे। और अगर हम बात करें किसकी, फियोफाइसी की, तो इसमें सिर्फ 2 देखने को मिलते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो ये जो है वो फियोफाइसी है तो लेटरल देखने को मिलेंगे इस तरीके से, और इसमें जो है वो अपाइकल देखने को मिलते हैं, मतलब टिप वाले पार्ट पे देखने को मिलेंगे। 2 से 8 कितने भी हो सकते हैं और जितने भी होंगे वो सारे इक्वल होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी तीनों के तीनों जो हैं वो हर तरीके के वाटर में देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो एल्गी है इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। देखो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आप ध्यान में रखो, जो प्लांट होते हैं उनकी लाइफ में 2 स्टेज देखने को मिलती है। एक स्टेज होती है गैमेटोफाइट और एक स्टेज होती है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड स्टेज होगी और स्पोरोफाइट जो है वो हमेशा डिप्लॉइड स्टेज होगी। गैमेटोफाइट से गैमेट का फॉर्मेशन होगा और स्पोरोफाइट से स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये बात मैं अब आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। ये एक एल्गी है जो इस तरीके से स्प्रेड हो रखा है। एल्गी जो होते हैं उनमें स्पेशल कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। क्या होता है इनमें, 2 सेल जो हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगी और वो एक बोलेगी कि मैं मेल की तरह, मेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करूंगी, और एक सेल बोलेगी कि मैं अपने आप को फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करूंगी। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथीरिडियम बोलते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको ऊगोनियम बोलते हैं।
एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है तो इससे मेल गैमेट बनेगा। अब देखो जो एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट है मतलब हर एक सेल जो है वो हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड ही मेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, हैप्लॉइड ही फीमेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन से जो है वो फीमेल गैमेट बनेंगे। ठीक है, ये मेल गैमेट बना और ये फीमेल गैमेट बना। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि बना कैसे। दोनों में जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, गैमेट जो हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो माइटोसिस के थ्रू जो है वो इनका फॉर्मेशन होगा। अब क्या होता है कुछ एल्गी में तो दोनों में जैसे ही गैमेट बने वो बॉडी के बाहर निकल जाएंगे और ये वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना। भाई ये हैप्लॉइड दोनों मिले तो डिप्लॉइड कंडीशन हो गई। डिप्लॉइड कंडीशन जो है उसको हम जाइगोट बोल रहे हैं। फिर जाइगोट में जो है वो फटाफट उसी टाइम जो है वो मियोसिस हो जाएगा और जब मियोसिस होता है तो 1 से 4 स्पोर बन जाएंगे और फिर हर एक स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से एक नया एल्गी बना देगा। इस तरीके से एल्गी की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट जो है इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोला जाता है क्योंकि भले ही ये सोइल पर रहें लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ब्रायोफाइट जो है उनको दो ग्रुप में बांटा जाता है, लिवरवर्ट्स और मोसेज। अब यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल देकर के समझा रखे आप। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये लिवरवर्ट्स का है, ये रियल में मार्किंशिया है। लिवरवर्ट्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल देखने को मिलते हैं, मतलब एक जो है वो मेल की तरह बिहेव करे और एक जो है वो फीमेल की तरह बिहेव करे। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, भाई गैमेटोफाइट है तो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स कहाँ बनेंगे, सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको एंथ्रीडियम बोल देते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्चिगोनियम बोल देते हैं। अब जिसके ऊपर ये फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है उसको आर्चिगोनियोफोर बोल दिया और जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है एंथ्रीडियोफोर बोल दिया। अब यहाँ पर ये जो सेल है, यहाँ पे जो सेल होंगी वो भी हैप्लॉइड होंगी क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे हैप्लॉइड है तो यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और कैसे होगा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस के थ्रू जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर गैमेट्स बन गई और गैमेट्स कैसे बने, हैप्लॉइड बने। सेम यहाँ पर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स बनेंगे और कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड वो कंडीशन है तो माइटोसिस के थ्रू जो है वो गैमेट्स बन जाएंगे और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएंगी। अब मेल जो है वो वाटर के थ्रू मूव करेगा और फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा। फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा मतलब बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही भाई ये हैप्लॉइड गैमेट, ये हैप्लॉइड गैमेट वाटर के थ्रू आया तो यहाँ पे जो है वो अंदर कंडीशन बन जाएगी और उसको बोल देंगे जाइगोट। जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। अब क्या होता है, जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है और डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर इसी के ऊपर बना लेता है। जो सबसे नीचे स्ट्रक्चर होगी उसको फुट बोल देंगे, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है इसको सीटा बोल देंगे और इसी में स्ट्रक्चर एक होती है जिसको बेटा कैप्सूल बोल देते हैं। कैप्सूल में अब जो जो स्ट्रक्चर बनी वो किससे डिवाइड होकर के बनी, जाइगोट से। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड। मतलब ये जो कंडीशन बन रही है ये सारी की सारी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। डिप्लॉइड ही फुट होगा, डिप्लॉइड ही सीटा होगा और डिप्लॉइड ही कैप्सूल होगा। अब यहाँ पे ये जो कैप्सूल वाला पार्ट है इसमें जो कुछ सेल्स होंगी वो भी डिप्लॉइड होंगी और ये क्या बनाएंगी, ये आगे चल करके स्पोर बनाएंगी। ये जो मेन प्लांट बॉडी है ये तो गैमेटोफाइट हो गई। अब इसके ऊपर जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या हो गया, वो स्पोरोफाइट हो गया। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको स्पोर मदर सेल्स बोल देते हैं। डिप्लॉइड हर एक सेल है, डिप्लॉइड सेल है तो उसमें मियोसिस होकर के हर एक सेल जो है वो 4 स्पोर बना लेगी। फिर स्पोर जर्मिनेट होंगे और मेल प्लांट बॉडी जो है वो दोबारा से बन जाएगी। ये तो ब्रायोफाइट के लिवरवर्ट्स में होता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट का जो मोसेज होते हैं उनमें। इनमें क्या होता है, थोड़ी सी बॉडी इरेक्ट होने लग जाती है ब्रायोफाइट में। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मोसेज होते हैं उनमें एक ही प्लांट पे मेल होगा, एक ही प्लांट पे फीमेल होगा। मेल जो है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड कंडीशन है। तो जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड
डिप्लॉइड सेक्स ऑर्गन में हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर निकलेगा और वोटर के थ्रू जो है फिर आकर के फीमेल के अंदर एंटर करेगा। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो है वो जाइगोट बनेगा बॉडी के अंदर, और फिर जाइगोट जो है वो डिवाइड कर करके फुट, शीटा और कैप्सूल बना लेगा। मतलब मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही क्या डेवलप हो रहा है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कंडीशन कैसी होगी, डिप्लॉइड कंडीशन होगी। फिर यहाँ पे जो कैप्सूल है इनमें इस तरीके से स्पोर मदर सेल्स होंगी जिनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में इसी के अंदर जो है वो 1 से 4 स्पोर बनेंगे। कैप्सूल फटेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे और हर एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी बना लेगा। इस तरीके से ब्रायोफाइट में कहानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट आते आते कहानी जो है वो थोड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। अच्छी क्यों डेवलप हो जाती है, क्योंकि टेरिडोफाइट में वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है उनकी हाइट बढ़ने लग जाती है, क्योंकि प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए वस्कुलर बंडल डेवलप होने लग गई। टेरिडोफाइट जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, होमोस्पोरस। अब तक हमने एल्गी और जो ब्रायोफाइट पढ़े उसमें हमने देखा कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइट है। टेरिडोफाइट में कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे मेन प्लांट जो बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट देखने को मिलेगी। और एक होते हैं हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब एक जैसे ही स्पोर बने, और हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है अलग अलग टाइप के स्पोर बने। सबसे पहले मैं आपको होमोस्पोरस वाली कंडीशन बता देती हूँ, आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। मान लो ये एक टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट जो है अब इसमें 2 तरीके की लीफ बनने लग गई। ये नॉर्मल लीफ है जो फोटोसिंथेसिस करेंगी, और ये लीफ जो है वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगी। अब ये जो रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करने वाली लीफ है इनको बोल देते हैं बेटा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है टेरिडोफाइट की, स्पोरोफाइट, मतलब हर एक सेल कैसी है, डिप्लॉइड है। रिप्रोडक्शन वाली लीफ जो है उनमें इस तरीके से, और ये जो स्पोरोफिल पे ये जो कंडीशन होती है इसमें प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल जो है सेल होंगी, स्पोर मदर सेल जो होंगी वो भी डिप्लॉइड होंगी। अब यहाँ पे इन सेल में जो है वो बेटा मियोसिस होता है, यहीं के अंदर ही मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में 1 से 4 स्पोर बनेंगे। स्पोर बने, स्पोर, ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोर मदर सेल प्रेजेंट थी, वो स्पोरेंजिया जो है वो फटेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल करके जो है वो जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसी को बोल देते हैं गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट जो है वो बना तो इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी लगेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी लगेगा। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड कंडीशन है, क्योंकि मियोसिस डिप्लॉइड कंडीशन थी, मियोसिस हुआ, 1 से 4 बन गए, तो हर एक स्पोर कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया। तो ये अब हैप्लॉइड ने जर्मिनेट करके एक एक सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करके ये कंडीशन बनाई, तो ये भी हैप्लॉइड होगा। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो भी हैप्लॉइड होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो भी हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड से माइटोसिस से मेल गैमेट बनेगा, माइटोसिस से ही फीमेल गैमेट बनेगा, और फिर जो है वो मेल गैमेट वोटर के थ्रू फीमेल गैमेट के अंदर एंटर करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, और फिर जाइगोट डिवाइड कर करके जो है वो मेन प्लांट बॉडी बना देगा। इस तरीके से टेरिडोफाइट में कहानी होती है। अब टेरिडोफाइट में हम हेटेरोस्पोरस की कंडीशन देख लेते हैं। हेटेरोस्पोरस में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनमें 2 तरीके की लीफ होती है। एक तो ये तो हो गया फोटोसिंथेटिक लीफ, जो रिप्रोडक्शन वाली लीफ है वो भी 2 तरीके की होंगी, एक मेल वाली हो जाएगी और एक फीमेल वाली हो जाएगी। फीमेल वाली जो है उसको मेगास्पोरोफिल बोल देते हैं, और जो मेल वाली है उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल देते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल लीफ को बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर इस तरीके के स्पोरेंजिया लगे रहेंगे तो इसको मेगा स्पोरेंजिया बोल देंगे, और इस पे जो स्पोरेंजिया लगे रहेंगे उसको माइक्रो स्पोरेंजिया बोल देंगे। मेन प्लांट कैसा है, डिप्लॉइड है, तो हर एक सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। फिर यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, इस वाले में मेगा स्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी, डिवाइड करके स्पोर बनाएगी अंदर ही, और हर एक स्पोर जो है वो बाहर निकलेगा, और यहाँ पर जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बना देगा। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ पर यहीं पर सेल डिवाइड होकर के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। ये मेल गैमेटोफाइट है जो बॉडी के बाहर बन रहा है। मेल गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा जिसको हम एंथीरिडियम बोल देते हैं, और वहां से मेल गैमेट बनेगा,
क्योंकि मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होगा, गैमेट भी हैप्लॉइड होगा, और फिर ये जो है वो वाटर के थ्रू मूव करेगा और यहाँ पर अंदर एंटर करेगा फीमेल में। फीमेल में अंदर एंटर करके मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही यहाँ पर जाइगोट बना डिप्लॉइड कंडीशन, और जैसे ही यंग एम्ब्रियो बना, वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी से डिटैच हो जाएगा और फिर जर्मिनेट करके दोबारा से नया प्लांट बना देगा। ये हेटेरोस्पोरस में कंडीशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें किस तरीके की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। जिम्नोस्पर्म जो है उसमें क्या कंडीशन होती है कि वही सेम दो तरीके की लीफ जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगी लीफ, उनको हम बोल देंगे स्पोरोफिल। जो मेल से रिलेटेड है उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोल देंगे, और जो फीमेल से रिलेटेड है उसको मेगा स्पोरोफिल बोल देंगे। इनके ऊपर वही सेम स्पोरेंजिया लगे होंगे, इसको मेगा स्पोरेंजिया बोल देंगे और इस वाले को माइक्रोस्पोरेंजिया बोल देंगे। अब क्या होता है, इनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल होगी। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन होगी, तो हर एक सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। जब डिप्लॉइड होगी तो मियोसिस के थ्रू स्पोर बनेंगी, यहाँ पे जो है वो मेगा स्पोर बन जाएंगे, यहाँ पर जो है वो माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। जो माइक्रोस्पोर है फिर उसी में डेवलपमेंट होगा और उसी में डेवलपमेंट होकर के मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन है हैप्लॉइड कंडीशन है, बॉडी के बाहर रिलीज होगा और एयर के थ्रू, ये बात याद रखनी है, एयर या फिर विंड के थ्रू जो है वो मूव करके यहाँ पर फीमेल की बॉडी में अंदर एंटर करेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के लिए जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर फीमेल की बॉडी में अंदर एंटर करेगा तो उस टाइम पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू जो है वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनेगा। लेकिन टेरिडोफाइट में तो हमने देखा था कि जैसे ही यंग एम्ब्रियो बनता है वैसे ही डिटैच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिटैच नहीं होगा। ये जो स्ट्रक्चर है अंदर अंदर तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और उसके चारों तरफ जो है वो कवरिंग देखने को मिलेगी, और कवरिंग जो है वो डेवलप होकर के सीड का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरी डेवलप नहीं होती है। जब ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मली फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म से क्या बन जाता है, सीड बनने लग जाता है। तो ये हमने प्लांट किंगडम के बारे में एक बेसिक आइडिया लिया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।